चैप्टर 2 द जूगैंग केओस स्टेट। फ्लाइंग बोट के अंदर मोयूहू डर से कांप रहा था और बिना देर किए तुरंत बाहर निकल आया। जैसे ही जमीन पर उतरा वह झुककर बैठ गया और बड़े अदब से बोला, मोयूहू सुप्रीम वन को सलाम करता है। मोयूहू के दिल में घबराहट थी क्योंकि उसने बड़ी मुश्किलों से एक ट्रेजर हासिल किया था। उसे डर था कि यह पावरफुल इंसान उसे मारकर ट्रेजर छीन लेगा। उसका मरना मतलब यांग सिटी में उसके 3 बच्चों का जीवन बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मुझे ये बताओ, ये कौन सा केओस स्टेट है? लुओ फंग ने पूछा। मोयूहू सुनकर हैरान रह गया। ये रास्ता पूछ रहे हैं? सुप्रीम वन को रिपोर्ट करते हुए मोयूहू ने झट से जवाब दिया, ये यूगुओ का जूगैंग केओस स्टेट है। यूगुओ? लुओ फंग ने हल्का सा सिर हिलाया। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में कई तरीके के पावर्स हैं, चाहे वह एक शहर हो, एक ट्राइब हो या कोई सीक्रेट सेक्ट, सब अपने आप में एक पावर हो सकते हैं। लेकिन सिर्फ डिवाइन किंग लेवल के लोग डिवाइन किंगडम बनाने के लायक होते हैं। मास्टर जुओ शानके ने कभी जिन स्टेट की स्थापना की थी जब वह अकेला डिवाइन किंग था। युगुओ और शिग्युओ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे। शिग्युओ में पहले 3 डिवाइन किंग्स थे और युगुओ में 5 डिवाइन किंग्स हैं। शिग्युओ और युगुओ दोनों पड़ोसी कंट्रीज़ हैं। अच्छा हुआ कि मैं रिइंकार्नेशन के बाद युगुओ में आया, लुओ फंग ने सोचा। अगर मैं शिग्युओ में होता तो काफ़ी मुसीबत होती। उसने पहले 9 कलामिटी सीक्रेट टोम और स्टार टावर मास्टर जुओ शानके की वजह से हासिल किया था, और उसने वर्ल्ड लिनिएज ऑफ जिन का विरासत भी पाया था और अरे ऑफ एलिमेंट्स भी मिल गई थी। उसने अपने मास्टर का बहुत बड़ा एहसान चुकाया ना था। अगर वह फ्यूचर में डिवाइन किंग बन गया तो जरूर अपने मास्टर के साथ खड़ा होगा। जब तक वह कमज़ोर था तब तक 3 शिग्युओ के रूलर से दूर रहना ही ठीक था। मुझे याद है जूगैंग केओस स्टेट में 3 बड़े शहर हैं, है ना? लुओ फंग ने पूछा। हाँ, मोयूहू ने तुरंत जवाब दिया, जूगैंग केओस स्टेट बहुत बड़ा है। 3 बड़े शहर और 189 आम शहर हैं। 3 बड़े शहर हैं जूगैंग सिटी, यांग सिटी और जुई सिटी। योजक चिन्ह? लुओ फंग ने सिर हिलाया। जूगैंग केओस स्टेट का मालिक केओस सेंट लॉर्ड जूगैंग है ना? ओरिजिन कॉन्टिनेंट में एटर्नल ट्रू गॉड्स को अक्सर एक राष्ट्रीय टाइटल दिया जाता है और ये लोग शहर या रीजन्स में जनरल्स बनकर कमांड करते हैं या फिर डिवाइन नेशंस के को-मेंबर्स होते हैं। लेकिन लॉर्ड्स ऑफ केओस को मार्क्विसेट दिया जाता है। उनका स्टेटस और भी ज़्यादा हाई होता है। उन्हें एक केओस स्टेट दिया जाता है फीफ के रूप में। अगर उन्हें कोई बात पसंद ना आए तो वो छोड़कर किसी और देश में भी जा सकते हैं। लॉर्ड जूगैंग सिटी में रहते हैं, मोयूहू ने तुरंत जोड़ा। इसलिए तीनों बड़े शहरों में जूगैंग सिटी में सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। जुई सिटी में माइंस और कुछ पावर्स के कारण कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, जिसकी वजह से वहाँ अक्सर जंग होती रहती है। यांग सिटी युगुओ के बॉर्डर के पास होने के कारण काफ़ी देशों ने अपनी ब्रांचेस यहाँ सेट कर रखी हैं। यहाँ का ट्रेड सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है और मैं भी वहाँ रहता हूँ। लुओ फंग ने हल्का सा सिर हिलाया। मुझे कल्टिवेशन करनी है और मुझे एक स्टेबल एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ रिसोर्सेज सही तरीके से मिल सकें, लुओ फंग ने सोचा। जूगैंग सिटी में एक लॉर्ड ऑफ केओस हैं तो उनके नज़र के नीचे कल्टिवेशन करने का कोई मतलब नहीं। जुई सिटी में तो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं। यांग सिटी, जहाँ ट्रेड काफ़ी डेवलप्ड है और इन्फॉर्मेशन आसानी से मिल सकती है, रिसोर्सेज हासिल करने के लिए ज़्यादा ठीक है। तो मैं वहाँ टेम्पररीली रह सकता हूँ। लुओ फंग ने जल्दी से फैसला किया। जब तक ताकत कमज़ोर हो तब तक ज़्यादा सावधानी से काम लेना ज़रूरी होता है। लुओ फंग ने मोयूहू की तरफ देखा जो बड़े अदब से चुपचाप खड़ा था और बोला, मैं यांग सिटी जा रहा हूँ। तुम रास्ता दिखाओगे? हाँ जी, मोयूहू ने राहत महसूस की और अंदर ही अंदर खुशी भी। लुओ फंग ने मोयूहू की तरफ देखा जो बड़े अदब से चुपचाप खड़ा था और बोला, मैं यांग सिटी जा रहा हूँ। तुम रास्ता दिखाओगे? हाँ जी, मोयूहू ने राहत महसूस की और अंदर ही अंदर खुशी भी महसूस हुई। उसके लिए यह एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि उसके बच्चे सेफ रहते। मोयूहू ने तुरंत फ्लाइंग बोट को सही डायरेक्शन में गाइड किया और अब उसका टेंशन कुछ कम हो गया था। उसने सोचा, सुप्रीम वन के साथ रहना तो रिस्की है, पर अब हम यांग सिटी तक पहुंच जाएंगे। फ्लाइंग बोट फिर से आगे बढ़ने लगा और मोयूहू को लगने लगा कि अब वह और उसके बच्चे सेफ हैं। इसका मतलब है कि वह मारेंगे नहीं। यांग सिटी उस डायरेक्शन में है, मोयूहू ने तुरंत रास्ता दिखाते हुए बोला। चलो, लुओ फंग ने एक सोच के साथ कहा और मोरोसा के साथ मिलकर मोयूहू को लेते हुए स्पेस में हाई स्पीड से ट्रैवल करना शुरू किया। योजक चिन्ह? मोयूहू को एक इनविजिबल फोर्स का एहसास हुआ जो उसे अपनी लपेट में ले रहा था और स्पेस का असर आसपास ट्विस्ट हो रहा था। तीनों की फिगर स्पेस के थ्रू एक पल में फ्लैश कर रही थी, जो फ्लाइंग बोट से कहीं ज़्यादा फास्ट था। लॉर्ड, हमें रास्ते में थोड़ा कॉशन भी रखना चाहिए, काफ़ी डेंजरस जगह भी हैं, मोयूहू ने जल्दी से कहा। क्या रास्ते में कोई केओस लेवल बीस्ट्स हैं? लुओ फंग ने कामली पूछा। बिल्कुल नहीं, पूरी जूगैंग केओस स्टेट में सिर्फ एक केओस लेवल बीस्ट है, चाओयोंग, जो चाओयोंग लेक के अंदर गहरा रहता है। बाकी जगह कोई केओस लेवल बीस्ट्स नहीं है, मोयूहू ने जवाब दिया।
लुओफंग ने सिर हिला दिया, तो फिर चिंता की कोई बात नहीं। लुओफंग, मोरोसा और मोयूहू के साथ स्पेस में हाई स्पीड से ह्यांग सिटी की तरफ सीधा रास्ते से आगे बढ़ते रहे। कोई केओस लेवल बीस्ट्स नहीं, तो कोई चिंता नहीं। मोयूहू का दिल ये सुन के कांप गया। मेरे लॉर्ड, अगर हम अपने रास्ते से नहीं हटेंगे तो हो सकता है हम इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के बीस्ट्स के आसपास से गुजर जाएं, मोयूहू ने डर के साथ बोला। लुओफंग ने बस एक नज़र डाली और ज़्यादा कुछ नहीं बोला। इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के बीस्ट्स। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में खाली हाथ आने के बाद लुओफंग को लगने लगा था कि अगर इटर्नल ट्रू गॉड लेवल के क्रीचर्स उन पर अटैक करें तो वो प्रे बनाने का एक अच्छा चांस होगा। इन बीस्ट्स के स्केल्स, बोन्स और ब्लड एसेंस को बेच के या रिसोर्सेज के लिए ट्रेड किया जा सकता था। योजक चिन्ह, मेरे पास कुछ एक्सट्रीमली प्रेशियस आइटम्स तो हैं, लुओफंग ने सोचा। जैसे डिवाइन किंग लेवल वेपन, स्टार टावर, डिवाइन किंग लेवल ब्लेड एम्ब्रियो, ब्लड शैडो ब्लेड और इटर्नल ट्रू गॉड लेवल मैकेनाइज्ड ट्रेजर शी वू फेदर्ड विंग्स, पर मैं उन्हें बेच नहीं सकता। वो सोच रहा था, सच में मैं अभी काफ़ी पुआ हूँ। शी वू फेदर्ड विंग्स, एक मैकेनाइज्ड ट्रेजर, अभी सबसे ज़्यादा मददगार था लुओफंग के लिए। बाकी दो चीज़ें अभी इतनी हेल्पफुल नहीं थीं, पर जैसे जैसे लुओफंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्टार टावर और ब्लड शैडो ब्लेड की इंपॉर्टेंस भी बढ़ने लगेगी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बीस्ट्स, लुओफंग ने कंसिडर किया। मास्टर जुओ शानके के दिए गए इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ये बीस्ट्स डिवाइन किंग्स ने जानबूझ के फ्री छोड़ा है। उन्होंने इन बीस्ट्स को मल्टीप्लाई करने दिया और कॉन्टिनेंट का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया है। अलग अलग ट्राइब्स के कल्टिवेटर्स इन बीस्ट्स को मारते हैं और उनकी बॉडी मटेरियल्स को रिसोर्सेज के लिए यूज़ करते हैं। और जो डिवाइन किंग लेवल बीस्ट्स होते हैं उनको कैप्टिविटी में रखा जाता है, वाइल्ड में उनका मिलना रेयर होता है। अगर कभी डिवाइन किंग लेवल बीस्ट वाइल्ड में दिखता है तो डिवाइन किंग्स जल्दी से उन्हें कैप्चर कर लेते हैं और ले जाते हैं। लुओफंग को ये सब मालूम था। वीकर ट्रू गॉड्स के लिए ये बीस्ट्स एक बड़ी थ्रेट होते हैं, लेकिन जो रियल पावरफुल एंटिटीज़ हैं उनके लिए ये सिर्फ कल्टिवेशन के लिए लिविंग रिसोर्सेज होते हैं। इन बीस्ट्स की इंटेलिजेंस काफ़ी लो होती है, पर फिर भी इनमें से कुछ अपने ब्लड लाइन के थ्रू ही डिवाइन किंग लेवल तक पहुंच जाते हैं। लुओफंग हैरान था, इनके ब्लड लाइन्स इतने पावरफुल कैसे हो सकते हैं। जो इन्फॉर्मेशन उसके पास थी उसके हिसाब से हर डिवाइन किंग लेवल बीस्ट एक खुद में एक ट्रेजर होता है और इन्हें पावरफुल फोर्सेस कैप्टिविटी में रखते हैं। इन डिवाइन किंग लेवल बीस्ट्स का ब्लड लाइन एसेंस थर्ड जनरेशन एंसेस्टर्स और मास्टर जुओ शानके जैसे बड़े लोगों के लिए भी एक रेड ट्रेजर होता था। लुओफंग को लग रहा था कि अगर इटर्नल ट्रू गॉड लेवल क्रीचर्स उन पर अटैक करते हैं तो वो प्रे बना के काफ़ी अच्छी रिसोर्सेज कमा सकता था। मेरे पास कुछ बहुत प्रेशियस आइटम्स तो हैं, लुओफंग ने सोचा। डिवाइन किंग लेवल वेपन, स्टार टावर, डिवाइन किंग लेवल ब्लेड एम्ब्रियो, ब्लड शैडो ब्लेड और इटर्नल ट्रू गॉड लेवल मैकेनाइज्ड ट्रेजर शी वू फेदर्ड विंग्स, पर उन्हें बेच नहीं सकता। लुओफंग के लिए शी वू फेदर्ड विंग्स, एक मैकेनाइज्ड ट्रेजर, अभी के लिए सबसे ज़्यादा मददगार थे। बाकी दो आइटम्स उसके लिए अभी उतने फ़ायदेमंद नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे लुओफंग स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, स्टार टावर और ब्लड शैडो ब्लेड की इंपॉर्टेंस भी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर जो बीस्ट्स हैं, लुओफंग ने सोचा, मास्टर जुओ शान के दिए गए इन्फॉर्मेशन के मुताबिक इन्हें जानबूझकर डिवाइन किंग्स ने छोड़ा है। ये बीस्ट्स कॉन्टिनेंट के ज़्यादा हिस्सों में फैलते जा रहे हैं। मिरियड ट्राइब्स ऑफ कल्टिवेटर्स इन बीस्ट्स का शिकार करते हैं और उनके बॉडी मटेरियल्स को अपने कल्टिवेशन के लिए रिसोर्सेज के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। जो डिवाइन किंग लेवल बीस्ट्स हैं उन्हें ज़्यादातर कैप्टिव रखा जाता है, रेयर केसेस में ही ये जंगली इलाकों में मिलते हैं। अगर कोई डिवाइन किंग लेवल बीस्ट मिल भी जाए तो जल्दी से डिवाइन किंग्स उन्हें पकड़ लेते हैं। लुओफंग को ये बात अच्छी तरह से पता थी। वीक ट्रू गॉड्स के लिए ये बीस्ट्स एक बड़ी थ्रेट हैं, लेकिन पावरफुल एंटिटीज़ के लिए ये सिर्फ जिंदा रिसोर्सेज होते हैं जो कल्टिवेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये बीस्ट्स की इंटेलिजेंस लो होती है, फिर भी टॉप के कुछ बीस्ट सिर्फ अपनी ब्लड लाइन के जरिए डिवाइन किंग लेवल तक की पावर हासिल कर लेते हैं। लुओफंग हैरान था, इनकी ब्लड लाइन्स इतनी पावरफुल कैसे हो सकती हैं। जो इंटेलिजेंस उसके पास थी उसके मुताबिक हर डिवाइन किंग लेवल बीस्ट को ज़मीन और आसमान का खजाना माना जाता था और ये बहुत पावरफुल फोर्सेस के कंट्रोल में होते थे। डिवाइन किंग लेवल बीस्ट्स का ब्लड लाइन एसेंस तो इतना प्रेशियस था कि इवन थर्ड जनरेशन एंसेस्टर्स और मास्टर जुओ शान के भी उन्हें हासिल नहीं कर पाते थे। जो वीक हैं उनके लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर घूमने वाले मिरियड बीस्ट्स एक थ्रेट हैं, लुओफंग ने रिफ्लेक्ट किया। लेकिन जब एक इंसान एक सर्टन लेवल का स्ट्रेंथ हासिल कर लेता है तो ये क्रीचर्स सिर्फ शिकार बन जाते हैं। बीस्ट्स की इंटेलिजेंस लो है, लेकिन ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर असली थ्रेट मिरियड ट्राइब कल्टिवेटर्स से है। ये बात लुओफंग अच्छी तरह से समझ गया था। 3000 ओरिजिनल यूनिवर्सेस से जनरेशन्स के टैलेंटेड लोग बार बार रीइंकार्नेशन के साइकिल से गुजर कर यहाँ आते रहे हैं। ओरिजिन कॉन्टिनेंट, जहाँ लोकल बीइंग्स और काउंटलेस स्मॉल यूनिवर्सेस के कई लोगों का जन्म होता है, नेचुरली वहाँ बहुत सारे एलीट्स भी निकल के आते हैं इन मैसिव पॉपुलेशंस में से।
बहुत से काल बीतने के बाद मिरियड ट्राइब के कल्टिवेटर्स असली स्ट्रेंथ बन चुके थे, हिडन ड्रैगन्स और क्राउचिंग टाइगर्स के समान। जैसे कि अनडाइंग रिवर ऑफ द ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज जैसे फैक्शंस प्योर ओरिजिन कॉन्टिनेंट के वीकेस्ट सेक्ट्स में गिनते जाते थे, और मास्टर ज़ुओ शान के भी डिवाइन किंग्स के वीकर टियर में आते थे। इवन टियनमू किंगडम, जो एक पीक बाउंड्री बीस्ट को कमांड करता था, ओरिजिन कॉन्टिनेंट के सबसे टेरिफाइंग पावर्स में नहीं गिना जाता था। लेकिन अभी के लिए मुझे चुप रहकर अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा, तभी मैं ओरिजिन कॉन्टिनेंट के और सीक्रेट्स को जानने लायक हो पाऊंगा। लुओ फंग को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी, और अब तो अपने मास्टर ज़ुओ शान के का बदला लेने का सोचना भी एक साइड पर रख दिया था। अगर एक डिवाइन किंग नहीं बने तो ऐसे बड़े खेल में कोई खास स्टैंडिंग नहीं होती। योजक चिन्ह। ओरिजिनल यूनिवर्स के आसपास बहुत सारी स्मॉल यूनिवर्सेस हैं, जिसमें लुओ फंग की स्मॉल यूनिवर्स अनडाउटेडली सबसे बड़ी है, जिसका डायमीटर 100 बिलियन लाइट ईयर्स तक स्प्रेड है। लुओ फंग की स्मॉल यूनिवर्स अपने मैक्स एफिशिएंसी पर कैओटिक एयरफ्लोज को अब्जॉर्ब कर रही है और उन्हें डिवाइन पावर में कन्वर्ट कर रही है, जो डायरेक्टली लुओ फंग के हार्ट ऑफ द ट्रू गॉड तक पहुंचती है। इससे उसका डिवाइन बॉडी ग्रो कर रहा है। क्योंकि लुओ फंग अभी एटर्नल ट्रू गॉड बना है, उसका डिवाइन बॉडी अभी तक अपने फाइनल स्टेट तक नहीं पहुंचा है। लुओ फंग की स्मॉल यूनिवर्स के अंदर एक जायंट ट्री के नीचे लुओ फंग और युआनजू एक दूसरे के सामने बैठकर फ्रूट वाइन पी रहे थे। ये दोनों बस डिवाइन पावर के एवेटार्स थे। सिर्फ तुम्हारे बताने के बाद मुझे समझ आया कि रिइनकार्नेशन पैसेज का दूसरा एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर है, युआनजू ने इमोशन में कहा। दोनों ने रिइनकार्नेशन चैनल को क्रॉस किया था और अब ओरिजिन कॉन्टिनेंट के बारे में बात करना सुप्रीम रूल से रिस्ट्रिक्टेड नहीं था। युआनजू, तुम्हें पता है अब तुम ओरिजिन कॉन्टिनेंट के किस किंगडम में हो? लुओ फंग ने पूछा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट में आने के बाद मैं एक ट्राइब से टकराया जिसमें 10,000 से ज़्यादा बीइंग्स थे, युआनजू ने समझाया। इस ट्राइब में ऑलमोस्ट सभी अडल्ट ट्रू गॉड्स हैं और बस एक ही वॉइड ट्रू गॉड है। वो लोग मेरे लिए काफ़ी फ्रेंडली थे। उनसे मुझे पता चला कि मैं एंशिएंट फ्लेम किंगडम के अंदर हूँ। एंशिएंट फ्लेम किंगडम? लुओ फंग थोड़ा सरप्राइज हुआ। एंशिएंट फ्लेम किंगडम कैसा है? युआनजू ने पूछा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर हर एक किंगडम एक डिवाइन किंग के द्वारा एस्टैब्लिश्ड होता है, लुओ फंग ने समझाया। सिर्फ दो ही किंगडम्स को एंशिएंट किंगडम्स कहते हैं, एक एंशिएंट फ्लेम किंगडम और दूसरा एंशिएंट थंडर किंगडम। इन दोनों किंगडम्स का हिस्ट्री सबसे पुराना और फाउंडेशन सबसे स्ट्रॉन्ग है। इन्हें सब किंगडम्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। इन दोनों बड़े नेशंस के एस्टैब्लिशमेंट का टाइम किसी को नहीं पता, इवन मास्टर ज़ुओ शानके को भी नहीं। कोई रिकॉर्ड्स अवेलेबल नहीं हैं और काफ़ी कुछ मिस्ट्री में कवर्ड है। योजक चिन्ह। लुओ फंग का छोटा यूनिवर्स, जो कि सबसे बड़ा है, 100 बिलियन लाइट ईयर्स के डायमीटर में है। ये यूनिवर्स कैओटिकली एयरफ्लोज को मैक्सिमम एफिशिएंसी से अब्जॉर्ब कर रहा है और उन्हें डिवाइन पावर में बदल रहा है, जो लुओ फंग के ट्रू गॉड के दिल तक पहुंचता है, जिससे उसका डिवाइन बॉडी ग्रो होता है। क्योंकि लुओ फंग ने अभी हाल ही में एटर्नल ट्रू गॉड बनाया है, उसका डिवाइन बॉडी अभी अपने अल्टीमेट स्टेट तक नहीं पहुंचा है। लुओ फंग के छोटे यूनिवर्स के अंदर एक बड़े पेड़ के नीचे लुओ फंग और युआनजू एक दूसरे के सामने बैठकर फ्रूट वाइन पी रहे हैं। दोनों सिर्फ डिवाइन पावर के एवेटार्स हैं। जब तुमने मुझे बताया तब मुझे समझ आया कि रिइनकार्नेशन पैसेज का दूसरा एंड ओरिजिन कॉन्टिनेंट है, युआनजू ने कहा। दोनों ने रिइनकार्नेशन का सफ़र तय किया है और अब ओरिजिन कॉन्टिनेंट की बातें करना उनकी सुप्रीम रूल्स के परिप्रेक्ष्य में नहीं है। युआनजू, क्या तुम्हें पता है तुम अब किस किंगडम में हो ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर? लुओ फंग ने पूछा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आते ही मुझे एक ट्राइब मिली जिसमें टेंस ऑफ थाउजेंड्स बीइंग्स हैं, युआनजू ने समझाया। इस ट्राइब के लगभग सभी अडल्ट ट्रू गॉड्स हैं और उनमें से सिर्फ एक ही वॉइड ट्रू गॉड है। उन्होंने मुझसे बहुत दोस्ती से बात की। उनसे मुझे ये पता चला कि मैं एंशिएंट फ्लेम किंगडम की बाउंड्रीज में हूँ। एंशिएंट फ्लेम किंगडम? लुओ फंग ने थोड़ा हैरानी से कहा। एंशिएंट फ्लेम किंगडम कैसा है? युआनजू ने पूछा। ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर हर किंगडम डिवाइन किंग्स द्वारा एस्टैब्लिश्ड है, लुओ फंग ने समझाया। दो किंगडम्स हैं जो एंशिएंट कहा जाता है, एक एंशिएंट फ्लेम किंगडम और दूसरा एंशिएंट थंडर किंगडम। ये दोनों एंशिएंट किंगडम्स काफ़ी पुरानी इतिहास रखते हैं और इनकी गहराई भी बहुत है। इन्हें सब किंगडम्स में सबसे पावरफुल माना जाता है। इन दोनों महान किंगडम्स की एस्टैब्लिशमेंट की डेट्स किसी को नहीं पता, न तो मास्टर ज़ुओ शानके को कोई रिकॉर्ड्स नहीं है, इसलिए ये बहुत मिस्ट्री में है। मास्टर ज़ुओ शानके की तरफ से दिए गए इंटेलिजेंस में सिर्फ विजिबल डिवाइन किंगडम्स नहीं, बल्कि कुछ सीक्रेटिव फोर्सेज और एग्जिस्टेंसेस भी हैं। उनमें से एक एग्जिस्टेंस, जिसका नाम युआन है, ने केज से पूरी तरह से भाग निकला है। लिu युआन टेक्निक भी युआन से ही आई है। केज से भाग निकलने के वजह से युआन को एंशिएंट बीइंग्स द्वारा बहुत इज्जत दी जाती है। मास्टर ज़ुओ शानके को शक है कि दो एंशिएंट किंगडम्स में भी ऐसे कुछ एग्जिस्टेंसेस हो सकते हैं जो केज से भाग गए हैं। विजिबल डिवाइन किंगडम्स के अलावा ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर कुछ बहुत पावरफुल फोर्सेस भी हैं, लुओ फंग ने कहा। इसलिए हमेशा कॉशन रखनी चाहिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर। समझ गया, लुओ फंग।
तुम अब कहाँ हो? युआनजू ने पूछा। मैं युगुओ में हूँ, जो एक सेकंड रेट कंट्री है, लुओफंग ने जवाब दिया। हम दोनों इतने दूर हैं कि अब मिलना मुश्किल है, और बिना केओस डोमिनेटर की पावर के पूरा ओरिजिन कॉन्टिनेंट क्रॉस करना समझदारी नहीं है। एटर्नल ट्रू गॉड के लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट का एक बड़ा हिस्सा क्रॉस करना एक लाइफ एंड डेथ का खेल होता है। युआनजू ने सिर हिलाया। युआनजू, क्या तुम्हें कोई इनहेरिटेंस मिला है जो तुम्हें एटर्नल ट्रू गॉड बनने में मदद कर सके? लुओफंग ने पूछा। नहीं, युआनजू ने सिर हिलाया, उसकी जर्नी का बोझ महसूस करते हुए। इतने हार्डशिप से ओरिजिन कॉन्टिनेंट तक आने के बाद अभी मुझे इसके बारे में कुछ पता नहीं है, और मेरे पास कोई ऐसी इनहेरिटेंस नहीं है। सब कुछ धीरे धीरे एक्यूमुलेट करना होगा। लुओफंग ने इससे सहमति दी। ये सच है कि जिन पावरहाउसेस ने रिइंकार्नेशन के साइकिल्स को पार किया है, उनके लिए ओरिजिन कॉन्टिनेंट तक पहुंचना आसान नहीं है। ज़्यादातर लोगों को कोई यूजफुल इंटेलिजेंस नहीं होती, और कई के पास इनहेरिटेंसेस की कमी होती है। लुओफंग ने अपने आप को लकी समझा, क्योंकि उसने एक हैरोइंग ऑर्डील को सर्वाइव किया और ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज के टेस्ट्स के साथ मास्टर जुओशान के टेस्ट्स भी पास किए, जिस वजह से उसने दोनों मेजर फैक्शंस की इनहेरिटेंसेस प्राप्त की। मेरे पास यहाँ एक इनहेरिटेंस है, लुओफंग ने कहा जब उसने एक मेमोरी स्टोन निकाला जो उसने पहले से तैयार किया था। ब्रोकन ईस्टर्न रिवर लिनिएज की को इनहेरिटेंसेस को शेयर करना मना है। नॉन को इनहेरिटेंसेस काफ़ी कॉमन है, इसलिए वो युआनजू के लिए सूटेबल नहीं है। जिनीरा की वर्ल्ड लिनिएज की इनहेरिटेंसेस, जिसमें सबसे ज़रूरी 9 पार्ट्स को शेयर करना मना है, लेकिन बाकी पार्ट्स को शेयर करने में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन इन्हें युआनजू को देने के लिए लुओफंग को पहले इन्हें सीखना होगा, फिर वो मेमोरी स्टोन में एम्बेड करना होगा। ये इनहेरिटेंस 9 स्पेक्टर रेल्म कहलाता है। लुओफंग ने मेमोरी स्टोन युआनजू को देते हुए कहा, मैंने इसकी सिर्फ पहली आधा समझी है, और इस मेमोरी स्टोन में सिर्फ ये पोर्शन है, लेकिन इससे एटर्नल ट्रू गॉड तक कल्टिवेट किया जा सकता है। एटर्नल ट्रू गॉड की तरफ ले जाने वाली इनहेरिटेंस। युआनजू की आंखें चमक उठी। योजक चिन्ह, थैंक यू। युआनजू काफ़ी एक्साइटेड था जब उसने मेमोरी स्टोन लिया और तुरंत उस इन्फॉर्मेशन को असिमुलेट करना शुरू किया। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली, सिर हिलाते हुए बोला, लुओफंग, ये 9 स्पेक्टर रेल्म मेरे लिए बहुत ठीक है। सूटेबिलिटी ही सब कुछ है, लुओफंग ने मुस्कुराते हुए कहा। रिइंकार्नेशन चैनल के टाइम में लुओफंग ने डू लिनिएजेस की लेगेसीज को एक्सप्लोर किया था। कई लेगेसीज में से जो वो इम्पार्ट कर सकता था, उससे लगा कि 9 स्पेक्टर रेल्म युआनजू के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसलिए उसने पूरा एफर्ट लगाया इसे समझने के लिए, और रिलेटिवली आसान फर्स्ट हाफ से शुरुआत की। लुओफंग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर थैंक यू, युआनजू ने दिल से बोला। ये लेगेसी उसके लिए बहुत प्रेशियस थी। एक पूरी रिइंकार्नेशन ईरा तक कल्टिवेट करने के बाद युआनजू एक से समझ गया था कि एक वर्चुअल ट्रू गॉड से एटर्नल ट्रू गॉड तक बढ़ना कितना मुश्किल होता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो बीइंग्स अपने ब्लडलाइन या एक्सोटिक बीस्ट्स के रिसोर्सेज का यूज़ करते हैं कल्टिवेशन के लिए, उनके लिए भी एटर्नल ट्रू गॉड बनना 1 बिलियन में से एक होता है। मैं इतना हाई कर सकता हूँ। जब तुम एंशिएंट फ्लेम किंगडम के टेरिटरी में जाओगे, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लुओफंग ने युआनजू को बताया, क्योंकि वो दोनों अपनी ह्यूमन रेस के सिर्फ 2 लोग थे जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आए थे। तुम भी युगों में ध्यान रखना, युआनजू ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दिया, ये जानते हुए कि वो फिजिकली एक दूसरे से आधा कॉन्टिनेंट दूर हैं और मिल नहीं सकते। हर एक को अपना रास्ता खुद हाईटाई करना था। रिइंकार्नेशन चैनल के टाइम में लुओफंग ने 2 लिनिएजेस की लेगेसीज को एक्सप्लोर किया था। उन कई लेगेसीज में से जो वह इम्पार्ट कर सकता था, उसे लगा कि 9 स्पेक्टर रेल्म युआनजू के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। इसीलिए उसने पूरा एफर्ट लगाया इसे समझने के लिए, और रिलेटिवली आसान फर्स्ट हाफ से शुरुआत की। लुओफंग, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, पर थैंक यू, युआनजू ने दिल से बोला। ये लेगेसी उसके लिए बहुत प्रेशियस थी। एक पूरी रिइंकार्नेशन ईरा तक कल्टिवेट करने के बाद युआनजू अच्छे से समझ गया था कि एक वर्चुअल ट्रू गॉड से एटर्नल ट्रू गॉड तक बढ़ना कितना मुश्किल होता है। ओरिजिन कॉन्टिनेंट के जो बीइंग्स अपने ब्लडलाइन या एक्सोटिक बीस्ट्स के रिसोर्सेज का उपयोग करते हैं कल्टिवेशन के लिए, उनके लिए भी एटर्नल ट्रू गॉड बनना 1 बिलियन में से एक होता है। मैं इतना ही कर सकता हूँ। जब तुम एंशिएंट फ्लेम किंगडम के टेरिटरी में जाओगे, सब तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा, लुओफंग ने युआनजू को बताया, क्योंकि वो दोनों अपनी ह्यूमन रेस के सिर्फ 2 लोग थे जो ओरिजिन कॉन्टिनेंट पर आए थे। तुम भी युगों में ध्यान रखना, युआनजू ने जवाब दिया। दोनों ने एक दूसरे को स्माइल दिया, ये जानते हुए कि वो फिजिकली एक दूसरे से आधा कॉन्टिनेंट दूर हैं और मिल नहीं सकते। हर एक को अपना रास्ता खुद ही तय करना था।